नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। गडकरी जी, आमतौर पर इस देश में एक राजनीतिक परंपरा रही है कि तमाम राजनीतिक मतभेदों, आरोप प्रत्यारोप के बावजूद संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होती। लेकिन पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जब वो जा रहे थे, सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक, एक बड़ी सेंध हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? आज की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के इतिहास में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को पूरी सुरक्षा न देने के कारण वो अपने कार्यक्रम नहीं कर सके। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, पर इस प्रकार की राजनीति आज तक नहीं हुई है। और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसके बारे में आज तक जो प्रथा परंपराओं का पालन किया जाता है, वो किसी भी पार्टी का हो, उसका सब लोग सम्मान करते हैं। ये आज की घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जितना तीव्र निषेध करना चाहिए उतना कम है। लेकिन कांग्रेस इसको चूक मान ही नहीं रही है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि किसानों में गुस्सा था और उन्होंने सबक सिखाया है। आपकी सरकार को अहंकारी सरकार बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, रैली में लोग नहीं गए, पंजाब के किसान गुस्से में थे, इसलिए रद्द करने पड़ा कार्यक्रम को। ऐसा ये तो दुनिया जानती है कि रास्ते में रोकने के कारण वो आगे नहीं जा पाए। जो ब्रिज पर वो रुके थे, और ये वहाँ संरक्षण देने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की राज्य की जिम्मेदारी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी थी राज्य की। उन्होंने रोड पर लोगों को क्यों बैठने दिया? प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च व्यक्ति जिस रोड पर जा रहा है, वहाँ बैरिकेड क्यों नहीं थे? पुलिस ने उनको रोका क्यों नहीं? इसका जवाब राज्य सरकार ने देना चाहिए। और उल्टा वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं, वो इसकी भी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ी बात कि प्रधानमंत्री का जब रूट तय होता है तो हम सब लोग जानते हैं कि उनका रूट जो है कितना सीक्रेट रखा जाता है। पुलिस के आला अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों को ही पता होता है। यहाँ रूट डिस्क्लोज हो गया, बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, गाड़ियाँ लगा के उन्होंने रास्ते को रोका। ये नज़ारा ये देश ने पहली बार देखा है। तो ये इस तरह से भी सुरक्षा की चूक है। राज्य सरकार का रोड रोकने वाले लोगों को सहयोग दिख रहा है और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के इतिहास में आज की घटना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और स्वाभाविक रूप से इसकी जिम्मेदारी वो स्वीकार करें, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है कि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे? किस तरह से, चूंकि पंजाब जो है एक सीमावर्ती राज्य है, काफ़ी संवेदनशील राज्य वो माना जाता है, उसको देखते हुए कैसे इसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सब चीज़ों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। विचारों के आधार पर निश्चित रूप से डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर जब राज्य सरकार में हम जाते हैं, भारत सरकार में जाते हैं, तो हम कोई पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होते, हम देश के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य सरकार, ये जरूर है कि कोई पार्टी चुनकर आती उनका होता है, पर जब शपथ लेते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का काम करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम सभी जनता का काम करेंगे, कानून व्यवस्था उसका पालन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। मुझे लगता है अपने संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में मुख्यमंत्री जी और पंजाब की सरकार ने एक प्रकार से बहुत बड़ी गलती की है और ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हम बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां आप कार्यक्रम भी करके आ रहे हैं, लगातार यहां पे रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को सौगातें दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या आपने बतौर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अब तक दिया है और आगे का लेकर क्या विजन है भविष्य को लेकर? अभी तक हमने करीब 1,80,000 करोड़ रुपए के करीब 4,000 साढ़े 4,000 किलोमीटर के काम पूरे किए। करीब 3,000 किलोमीटर के काम शुरू है और उसकी भी कीमत करीब 1,80,000 है। और इसके अलावा लैंड एक्विजिशन के लिए भी हमने काफ़ी करीब 28,000 करोड़ रुपए दिए उत्तर प्रदेश में। तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे दिए हैं और नए काम घोषित किए हैं। आने वाले 5 साल में हम 5 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में करेंगे और उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा सुंदर बनाएंगे। यही विश्वास मैंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है।
लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि तमाम परियोजनाएं उन्होंने शुरू की थी, आप तो सिर्फ फीता काटने जा रहे हैं आप लोग। मुझे बताइए, मैंने जितनी योजनाओं का किया, कौन सी योजना उनने शुरू की थी? आजकल तो सब रिकॉर्ड है। मैंने ही मान्यता दी, मैंने उसके लैंड एक्विजिशन हमारे डिपार्टमेंट ने किया और हमने उसका उद्घाटन किया भी। उनकी एक भी योजना ऐसी नहीं है, और ये तो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना ही नहीं है। तो मुझे लगता है वो ऐसा है कि विपक्ष में है, कुछ तो भी लोगों के सामने विरोध में बोलना है, इसलिए बोल चुके होंगे। आप उत्तर प्रदेश लगातार घूमे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी आपने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, पिछले कई सालों से लगातार आप आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या रहने जा रहा है? देखो, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में इतना सुधार हुआ है कि इसमें योगी जी को ही क्रेडिट देना पड़ेगा, कि जिस दमदारी से उन्होंने गुंडा राज को समाप्त किया, अंडरवर्ल्ड, क्रिमिनल, एंटी सोशल, इनको समाप्त किया और सामान्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है, मुझे लगता है ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इस बात पर लोगों में बहुत बड़ा विश्वास है। उसके साथ साथ चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हो, जलमार्ग का प्रोजेक्ट हो, हर चीज़ में हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो काम किया है इसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से जनता का हमें समर्थन मिलेगा और हम प्रचंड मतों से विजयी होंगे और हमारी सरकार आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, आपने विकास की तमाम परियोजनाओं का जिक्र किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, राम मंदिर मुद्दा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो उपलब्धि है, और अब तो श्री कृष्ण का भी मुद्दा आ गया, मथुरा को लेकर भी चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, बार बार कह रहे हैं। देखिए, आप मुझे प्रश्न पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ, फिर बोलते हैं आपने मुद्दा निकाला। आप क्यों प्रश्न पूछते हो इसके ऊपर? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत का प्रतीक है और हम नहीं चाहते वो राजनीतिक मुद्दा बने। पर आप ही लोग प्रश्न पूछते हैं, हम लोग हमारे में से कोई जवाब देता है, फिर आप उसके बारे में बोलते हैं मुद्दा बना है। तो ऐसी विषयों को जो राजनीति से ऊपर उठकर है, उनको हमने राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए। ये जितना राजनीतिक नेताओं का कर्तव्य है, उतना मीडिया के लोगों की भी जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मथुरा को लेकर जब मुख्यमंत्री बोले, उप मुख्यमंत्री बोले, विरोधी दल के नेता कहे कि मेरे सपने में आते हैं, भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि मेरे सपने में आते हैं, योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाना चाहिए, तो मुद्दा तो बनता है। देखिए, मैं इन विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे किसने क्या स्टेटमेंट किया इसका डिटेल भी पता नहीं है। पर मैं इतना ही चाहूँगा कि हम हमारे किए हुए काम के भरोसे चुनाव लड़ें। जब विपक्ष में थे तो उन्होंने क्या नहीं किया ये हमने बोला है। अब 5 साल 7 साल हमारा राज है, आज पॉजिटिव बातें हमारे पास कहने लायक है। हमने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि हमने किए हुए काम के भरोसे जनता की अदालत में जाना चाहिए। जनता हमको निश्चित सपोर्ट करेगी। कोई बदला हुआ उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। गंगा शुद्ध हुई है, गंगा में जो गंदा पानी जाता था वहाँ से गंगा अविरल निर्मल बनी है। इतना ही नहीं तो जलमार्ग बन गया है, इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए। देखो, मेरठ से दिल्ली आते थे 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आते हैं। मुझे वहाँ मेरठ में गया तो लोगों ने कहा कि अब कैनॉट प्लेस पर आइसक्रीम खाने के लिए हम मेरठ से जाते हैं। तो ये जो लोग खुद अनुभव कर रहे हैं, वही बात को लेकर हम अपने कार्य की और काम की पूंजी को लेकर लोगों के सामने जाए, इसी से लोगों का सपोर्ट हमको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गडकरी जी, आपको आंकड़ों का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, जादूगर भी कहा जाता है। मुझे याद है जब 2009 में पहली बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए तो आपने आंकड़ों के जरिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को अंदरूनी मीटिंग में, इंटरनल मीटिंग में और सार्वजनिक रूप से भी समझाया कि इतने करोड़ वोट चाहिए, उसको पर बूथ पे डिवाइड करें तो इतने चाहिए। आपने जातियों की गोलबंदी की, अलग अलग सेल बनाए। उसका फ़ायदा आपको आने वाले चुनाव में 2014 में मिला, 2017 में मिला। इस बार वो जो जातीय घेरेबंदी जो है, जाट जो है उनके साथ अखिलेश ने गठबंधन कर लिया, राजभर वोट जो है वो उनके साथ चले गए, तो अखिलेश यादव भी आप ही के पैटर्न को कहीं ना कहीं अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कोई नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, जात ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी कि हमारे यहाँ व्यवस्था है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में जो सीखा हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की उच्च नीचता, जातीयवाद, अस्पृश्यता हमें समूल नष्ट करना चाहिए और सामाजिक आर्थिक समता हमको प्रस्तापित करनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक विषमता समाज को उससे मुक्ति देनी चाहिए। यही हमारी कमिटमेंट है और यही हमारी विचारधारा है, यही हमारा कन्विक्शन है।
राजनीति के चैन स्वार्थों के लिए लोगों को जाति जाति में बांटना, उनके झगड़े लगाना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यह करना चाहती है और मैं इसको कभी पसंद भी नहीं करता। मैं कभी जात पात की बात भी नहीं करता, मैं हर समय विकास की बात करता हूँ। वी नीड टू चेंज अवर पॉलिटिक्स फ्रॉम कास्ट पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष घेरेबंदी कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इस बार भाजपा जीत सकती है? मैं इतना ही कहता हूँ कि पिछले बार जैसा हुआ उतना ही अच्छा विजय फुल मेजॉरिटी के साथ हमें मिलेगा और मोदी जी और केशव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आएगी। एक बात से उत्तर प्रदेश से अलग हटके करें, उत्तराखंड जिस तरह से पहाड़ी राज्य है, उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि दूसरी बार कोई सरकार चुनाव जीत के नहीं आई है जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है। आप उत्तराखंड के दौरे पर भी गए थे, इस बार क्या संभावना है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री आपको बदलने पड़े थे? उत्तराखंड में भी यही वातावरण है। मैं 4 धाम का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 12,000 करोड़ का, इतना उत्तराखंड बदल रहा है, इतने लोगों में मानस सरोवर का रोड बना रहा हूँ तो पिथौरागढ़ से, तो बहुत लोगों को विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में एम्स खुले हैं, गंगा शुद्ध हुई है, अविरल निर्मल हुई है। मुझे लगता है कि लोगों की रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। हमने जो कार्य किया उसके ऊपर जनता बहुत खुश है और इसका फ़ायदा चुनाव में निश्चित रूप से हमको मिलेगा और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार आएगी। गोवा की बात करें, पिछली बार सीटों के मामले में तो कांग्रेस से पिछड़ गए थे, लेकिन आप जिस तरह से वहाँ अचानक गए, जिस तरह से आपने घेरेबंदी की, कांग्रेस को बिल्कुल मात देते हुए आपने सरकार बना दी। इस बार क्या संभावना वहाँ लग रही है? गोवा में भी हम जीतेंगे और हमारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जी ने तो अच्छा ही काम किया और उसके बाद प्रमोद सावंत ने भी उतना ही अच्छा काम किया है। केवल मेरे डिपार्टमेंट ने अकेले गोवा में 23,000 करोड़ के काम किए हैं। जुआरी पुल बनाया, हाईवे बनाया, मुंबई गोवा रोड जो कर्नाटक बॉर्डर तक गोवा से ज़्यादा है, 12,000 करोड़ उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से गोवा भी बदल गया, तो मुझे लगता है गोवा में भी हमें निश्चित रूप से सपोर्ट मिलेगा और हम लोग चुन के आएंगे। मणिपुर का भी कुछ इसी तरह का हाल था पिछली बार की सरकार बड़ी मुश्किल से अन्य दलों के सहयोग से बनाई, पूर्वोत्तर राज्य है और पैन इंडिया जो भाजपा की पॉपुलरिटी कही जाती है उसको साबित करने की भी एक बड़ी चुनौती है। तो मणिपुर को लेके क्या है, कितनी सीटें क्या अपने दम पे भाजपा पूर्ण बहुमत ला सकती है? मणिपुर में गया था और वहाँ की परिस्थिति का अभी एकदम लेटेस्ट मुझे पता नहीं है, पर जो माहौल मैंने देखा है उसमें निश्चित रूप से हम लोग वहाँ फिर से जीतेंगे और हमारी सरकार आएगी, यही मेरा विश्वास है। एक बार पंजाब को लेके फिर बात करें कि अकाली दल के साथ लड़ते रहे, बार बार ये कहा जाता रहा कि बीजेपी की अपनी अलग पहचान नहीं है। इस बार आप बड़े भाई की भूमिका में पहली बार लड़ रहे हैं, अमरिंदर सिंह साहब को साथ लिया आपने, ढिंडसा साहब को साथ लिया आपने। पंजाब में पार्टी की क्या संभावना है? मैं तो मानता हूँ कि पंजाब में निश्चित रूप से हमारी आज तक अकाली दल के साथ अलायंस रही है, पर इस बार हमें पहली बार मौका मिला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने का, क्योंकि अब अकाली दल कि हमारी अलायंस तो हम लोग 18-20 सीटें लड़ते थे, तो हमको लड़ने का मौका मिला है। तो इस निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, विस्तार होगा और हमें पूर्वी जो हमारा यश था उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। अब बात आपके मंत्रालय की करें, ये कहा जाता है कि सड़क जहाँ जाती है अपने साथ विकास लेके आती है और आपको सबसे सफल मंत्री इस सरकार का माना जाता है। सबसे जो बड़ी चीज़ जो कही जाती है जब हम सड़क की बात करते हैं तो सुरक्षित यात्रा, आरामदायक यात्रा, इसको लेकर क्या उपलब्धियां आपकी रही? देखिए, सड़क अच्छी बनी, एक्सप्रेस हाईवे बने, सब कुछ बन रहा है, पर एक बात का मेरे मन में है कि जो काम मैं अभी भी नहीं कर पाया हूँ। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। मैं पिछले 5 साल से बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर जितनी सफलता अपेक्षित थी उतनी नहीं मिली है। तमिलनाडु सरकार ने 50% एक्सीडेंट और डेथ कम किए हैं, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से प्रोजेक्ट निभाया। अब मैं भी ब्लैक स्पॉट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, पर जो आंकड़े सुधारना चाहिए वो इतने नहीं सुधरे। मैं इस बात से दुखी भी हूँ और ये मैं मानता हूँ कि मेरी सफलता में ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें मुझे जितनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। इसका मतलब शायद मेरी कोशिश कम पड़ी है, मेहनत कम पड़ी है और करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, क्योंकि मरने वाले लोगों में 18 से 24 वयोगट में 65% लड़के लड़कियां मर जाती है। देश के 3 से 4% जीडीपी का नुकसान तो होता है, पर आर्थिक नुकसान से भी जो लोगों की जान चली जाती है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह मेरा पैर टूटा है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, कानून का इन्फोर्समेंट और उसके साथ साथ लोगों को एजुकेशन के माध्यम से ट्रेनिंग देना, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग,
इन तीनों बातों में, और उसके बाद इमरजेंसी है, लोगों में तुरंत एक्सीडेंट होने के बाद ट्रीटमेंट देना, तो इसमें बहुत कुछ काम करना है। अभी हमने रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई है, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, पर इसमें राज्य सरकार और हम मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो राज्य सरकार का सहयोग भी हमको लेना पड़ता है। पर मेरी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में हमको और काम करना है। हम लोग पीछे पड़े हैं, आने वाले समय में एक्सीडेंट की संख्या कम करेंगे और लोगों की मौतें भी कम होगी, और जवान लड़कों व लड़कियों का हम लोग उनकी रक्षा करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। दूसरी चीज़ प्रदूषण, पॉल्यूशन को लेकर भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं आप। गाड़ियों के इंजन को लेकर आप लगातार उद्योगों को कह रहे हैं, इंडस्ट्री को कह रहे हैं। आप पराली को लेकर भी काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या कुछ अब तक आप हासिल कर पाए हैं? बहुत कुछ हासिल हुआ है। मैं 2004 से इथेनॉल की बात कर रहा था, आज फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं, पेट्रोल के बजाय इथेनॉल, पेट्रोल और इथेनॉल। अभी हुंडई, सुजुकी और टोयोटो, तीनों कंपनी ने फ्लेक्स इंजन डालने का मन किया, बाकी भी आएंगे। तो अब 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो किसान है, जो गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाते हैं, मोलाइसिस से बनाते हैं, फूड ग्रेन से, चावल से बनता है, उन किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। और ये ग्रीन फ्यूल है, इसका पोल्यूशन भी नहीं के बराबर है, तो पेट्रोल डीजल की तुलना में पोल्यूशन। दूसरा, हम लोग 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो 25 लाख करोड़ का होता। और अब हमारे देश में इसका विकल्प आने के कारण गांव में किसानों का फ़ायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण कम मिलेगी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री। अब मैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था, लोग बोलते थे कहाँ से आएगा, बैटरी कैसे चार्ज होगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक कार आ रही, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रही है। आने वाले 2 साल में इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की कीमत पेट्रोल के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बस के बराबर पे होगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात करो, मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी लाई है, और फरीदाबाद से मैं ग्रीन हाइड्रोजन लेकर जल्दी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करूँ, और मैं खुद इस गाड़ी में घूमने वाला हूँ, ताकि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलता है उससे गाड़ी चल सकती है। और यह करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर लगता है, वो हमारे देश में बनता है, बेंगलोर में इसका काम करते हैं लोग। और ऊपर से सोलर रूफटॉप एंड विंड मिल से हम पावर तैयार करेंगे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में 70% कॉस्ट पावर की है। और जो गंदा पानी सीवेज वाटर है, जो गाँव का, शहरों का है, उसी पानी को शुद्ध करके, पानी फुकट, वही पानी को यूज़ करके और सोलर पावर का और विंड का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ, जो हम लोग कोल यूज़ कर रहे हैं, उसके बजाय ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा। रेलवे इस पर चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, इसके ऊपर ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी। और अभी 3000 हाइड्रोजन का मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन का। और मेरा विश्वास है कि हम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे। और आत्मनिर्भर भारत में ये बहुत बड़ा काम होगा, रोजगार निर्माण होगा, प्रदूषण कम होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और किसानों को उनके सही दाम मिलेंगे। तो यह करने के लिए मैं पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, प्रोपेगेंडा करता हूँ। आप देखो, मैंने मेरा खुद का ट्रैक्टर, परली से बायो सीएनजी तैयार हुआ पहला ट्रैक्टर मैंने लॉन्च किया है। अभी इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर लॉन्च हो रहा है। अभी नागपुर में मैंने ग्रीन हाइड्रो, अपना एलएनजी पर चलने वाली पहली बस का मैंने लॉन्चिंग किया। अभी नागपुर में पहला एलएनजी पंप है, सीएनजी पंप है, बसेस कन्वर्ट हुई, गाड़ियाँ कन्वर्ट हुई। अब तो गाड़ियों में लोग सीएनजी की गाड़ियाँ प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। तो मुझे एलएनजी हमारा भविष्य का फ्यूल है। मिथेनॉल, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब पर्याय खुलने के कारण प्रदूषण भी कम होगा, इंपोर्ट भी बचेगा, देश में नए रोजगार निर्माण होंगे, किसानों का फायदा होगा, और देश का प्रदूषण भी कम होगा। एक आखिरी सवाल, फिर वही राजनीति और चुनाव से। 2022 शुरुआत उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से हो रही है। अंत आते आते हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होगा। तो क्या आपको ये लगता है कि 2022 ये तय करेगा कि 2024 में फिर लोकसभा में कौन जीतेगा? देखो, 2022 में भी हम जीतने वाले हैं, और 2024 में भी हम जीतने वाले हैं, और फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी की सरकार आएगी। इसके बारे में मेरे मन में कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। आईएनएस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गडकरी जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, तमाम सवालों पे उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से अपने जवाब दिए, और साफ साफ कह रहे हैं कि 2022 में भी तमाम चुनावों में बीजेपी जीतेगी, और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी जीतेगी।